औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल में इस यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। मैं आपका टीचर मुबशर गिलानी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री का जो चैप्टर उठाया है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हम उसी के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडल क्लासेस, और हमने किया था लिबरल नेशनलिज्म। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 एंड द रेवोल्यूशनरीज। आप अब ये देखेंगे कंजर्वेटिज्म क्या हो गया, ये कैसे उभरा, क्यों उभरा, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, और रेवोल्यूशनरीज कौन थे, उन्होंने क्या किया, उनका काम क्या था। तो पहले हम डिस्कस करेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। चलो हम पहले ये देखते हैं कि ये कंजर्वेटिज्म क्या था। आपको पता होगा कि जब मैंने पिछले जो हमने लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने ये देखा था कि वहाँ पे पहले मोनार्की सिस्टम था, उसके बाद वहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप हो गया, वहाँ पे उन्होंने वो फ्लैग जो मैंने आपको बताया ट्राई कलर फ्लैग आ गया, पार्लियामेंट, एस्टेट जनरल असेंबली बन गए, वहाँ पे उन्होंने बनाई। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया वहाँ पे एक और डिक्टेटर आ गया, वो कौन था, नेपोलियन। 1804 में वो आ गया था। तो आपको मैंने वो बता भी दिया था कि उसको नेपोलियन कोड भी बोलते थे। तो उसने क्या किया, उसने फिर से डिक्टेटरशिप वापस लाई, दो कि उसने बहुत सारे काम किए, अच्छे किए, लेकिन उसके बाद लोगों ने उसकी हिमायत वापस ले ली और फाइनली उसको हराया गया। तो अगर हम पहला ही पॉइंट डिस्कस करें, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव। अब जब इसका खात्मा हुआ, नेपोलियन का खात्मा हुआ, नेपोलियन हार गया, जो अदर जो कंट्रीज थे जिनकी वजह से वो हार गया, जिन्होंने उसको हराया, तो उन कंट्रीज में क्या आ गया, क्योंकि रेवोल्यूशन कहाँ पे आ गया था, फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गया था। वहाँ लोगों के दिलों में ये क्या पैदा हुआ था, नेशनलिज्म वहाँ पे पैदा हुआ था, वहाँ पे होबी वतनी पैदा हुई थी, वो वन नेशन चाहते थे। लेकिन अब जो ही इसकी डिफीट हो गई, नेपोलियन की डिफीट हो गई, तो अब स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म किन के दरमियान पैदा हो गया, वही जो लोग थे जो हुक्मरान उससे पहले हुआ करते थे, उनमें कंजर्वेटिज्म पैदा हुआ। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिज्म क्या, उनका मतलब क्या था, वो वही चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल बिलीव ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। वो जो उनका था हायरार्की सिस्टम जो था, वहाँ पे चर्च को, क्लर्जी पीपल, किंग्स को, उनको अलग सा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वही हुकूमत करनी चाहिए। तो जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, अब वो वही चाहते थे, वो तानाशाही जो रूल था वही वो चाहते थे, फिर से वापस वही चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या चाहते थे कि ये रूल जो वो करेंगे, रूलर तो वही बनेंगे, लेकिन जो नेपोलियन ने कुछ चेंजेस लाई थी वो चेंजेस बरकरार रखेंगे, वो चेंजेस बरकरार रखेंगे, उनमें कोई ऑल्ट्रेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे। जो उनके फेवर में होंगे वो बिल्कुल जो डेवलपमेंट के सिलसिले में जो चेंजेस हुई है वो बराबर रहेंगे। तो इन्होंने वो फैसला ले लिया वहाँ पे, जब ये इंस्टीट्यूशन ये करते थे, जो इनके जो इरादे थे कि कंजर्वेटिज्म, एक तो उनकी हुकूमत फिर से वापस आनी चाहिए, और जो वहाँ पे लॉज बने थे जो इनके फेवर में अब होंगे वो बिल्कुल बरकरार रहेंगे। जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, से कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, जब ब्रिटिशर्स चले गए, तो कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स की यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आर्मी में डिसिप्लिन है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे छोड़ गए। उनका जो वो सिस्टम था, परेड सिस्टम और सलूट सिस्टम, वो हुआ करता था, आज बिल्कुल इंडियन आर्मी में बिल्कुल आज मौजूद है। तो उन्होंने कुछ रोड्स बनाए, उन्होंने रेलवेज बनाए,
तो उन्हीं को आगे आगे डेवलप किया, न कि उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। दो कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे चले गए लेकिन इंडिया ने उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। वो ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन वो कौन से चाहते थे? चर्च थे, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिलीज शुड बी प्रिजर्व्ड, जो वो थे। तो इनके और वो जो चेंजेस हुए थे जो इनके फेवर में थे, मॉडर्नाइजेशंस, तो वो चेंज नहीं हो जाएंगे, वो उनको फॉलो करेंगे। ये इनका नज़रिया था जो कंजर्वेटिव लोग थे। अब ये देखेंगे कंजर्वेटिव्स कौन थे। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स कौन कौन? अब ये देखो ना, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। उन्होंने क्या किया था? ये चार क्यों बोल रहे हैं, और बाकी भी थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कलेक्टिवली किसको हराया था? डिफीटेड नेपोलियन एंड वियना। ये कहाँ पे इन्होंने इसको हराया था? अब कहाँ पे मिले ये? दे मेट एट वियना। वियना एक जगह है, वहाँ पे वो ये मिले। इनका मकसद क्या था? टू डिफेंड। और ये क्या कर रहे थे? ये जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे ये इनको प्रिजर्व करने थे। दैट इज वाई ये इस वियना इस जगह पे मिले। अब जब ये मिले वहाँ पे इन्होंने क्या किया? वियना में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे बुलाई। वहाँ पे इन्होंने एक ट्रेटी साइन की। ट्रेटी हो गया, एग्रीमेंट एक उन्होंने साइन किया वहाँ पे 1915। वियना उस जगह का नाम है। वहाँ पे उन्होंने साइन किया ट्रीटी एक, एग्रीमेंट एक। उसमें क्या लिखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया उन्होंने? जो बर्बन डायनास्टी थी उसको पावर में वापस लाया गया। कहाँ पे वापस लाया गया उसको? फ्रांस में उसको वापस पावर में लाया गया। किस डायनास्टी को? बर्बन डायनास्टी को। उसको वापस लाया गया क्योंकि उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने हराया था नेपोलियन को। तो अब बर्बन डायनास्टी को वापस पावर दिया गया। वहाँ पे कहाँ पे? फ्रांस में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जब बर्बन डायनास्टी को ये पावर दिया गया, उसके बाद उन्होंने जो ट्रीटी एक साइन की थी उसमें कुछ उन्होंने मैंने आपको बोला एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में उन्होंने कुछ चीज़ें रखी थी। उनमें क्या किया उन्होंने? फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्सेड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन एम्बिशियस था, बहुत एम्बिशियस था। वो चाहता था कि मैं बाकी जितने भी जगह हैं मैं उन पे हुकूमत करूं। तो उसने बहुत सारी जो टेरिटरीज थी उनको अपने कब्जे में लिया। अब जो ही नेपोलियन ने हारा, ये जो वियना में जो ट्रीटी साइन हुई, वहाँ पे अब ये फ्रांस के बाहर जितनी भी अब टेरिटरीज थी उसने वो उन पे कब्जा किया था। वो फ्रांस से अब अलग हो गई, वो फ्रांस के साथ नहीं रही, उनको उन्होंने अलग अलग किया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent expansion in future. अब उन्होंने क्या किया? एक और क्या था इन्होंने डिसाइड किया? ये जो फ्रांस और बाकी जितनी कंट्रीज मैंने आपको बता दिए, इसमें पर्शिया, ब्रिटेन, रशिया, ये जो कंट्रीज थी, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटे छोटे बफर स्टेट्स बनाई। कहाँ के? फ्रांस बॉर्डर्स पे, बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस वहाँ पे बनाए, ताकि वो इन जो कंट्रीज है, ये जो ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया, इन पे वो कब्जा ना करें। तो उनको बचाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे बफर स्टेट्स बनाए। वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? अपने जो कंट्रीज थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने प्रिवेंट किया, इसको किया। किंगडम नेदरलैंड्स, बेल्जियम, जियोना, तो ये कुछ उन्होंने बफर स्टेट्स वहाँ पे, छोटी छोटी बफर स्टेट्स वहाँ पे रखी ताकि उन पे कब्जा न हो। अच्छा, उसके बाद क्या किया? टेरिटरीज वर गिवन टू पर्शिया, ऑस्ट्रिया। इसके बाद इन्होंने अब टेरिटरीज दे दी किनको? पर्शिया को, ऑस्ट्रिया को और इटली को। अलग अलग टेरिटरीज। अब ये वहाँ पे उन्होंने जब जीता, डिफीट किया किसको? नेपोलियन को। उसके बाद पर्शिया को दे दिया उन्होंने। पर्शिया को कौन सा दिया? वेस्टर्न फ्रंटियर्स। ऑस्ट्रिया को इन्होंने दिया नॉर्दर्न इटली। तो इसी तरह रशिया को पोलैंड मिल गया। तो ये उन्होंने एरिया फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जहाँ पे अब इनकी हुकूमत चलेगी।
اور اس کے ساتھ ساتھ جب کنزرویٹو رجیم جب چلتا رہا، کنزرویٹو انہوں نے کیا کیا، کنزرویٹو جو رجیم تھا یہ جب انہوں نے بہت سارے ٹیریٹریز پہ اب قبضہ کیا تو یہ کیا تھے، آٹوکریٹک. آٹوکریٹک مطلب یہ منمانی کرتے تھے، ان کا جو بھی کام تھا وہ ان کا یہ تھا، وہ کنگس رول تھا، وہ جو چاہتے تھے وہی ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ لاز بنائے. لاز کیا کیا تھے، انہوں نے سٹارٹ کیا انہوں نے یہ جو ایک تو ان کو ایک پرابلم تھی، وہ کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے، اپنے خلاف وہ بات نہیں برداشت کرتے. بالکل ان کی ایک عادت تھی، اپنے خلاف وہ بات برداشت نہیں جو یہ کنزرویٹو لوگ تھے ان کو اپنے خلاف بات برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے اگر ان کے خلاف کوئی بات کریں. اور دوسری بات ان میں کیا پرابلم تھی، ان میں یہ پرابلم تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو وہاں پہ جو یہ اس میں سینسرشپ تھی اس پہ انہوں نے بہت سارے ریسٹرکشنز لگائے، سینسرشپ لاز انہوں نے لاگو کیے. اس سینسرشپ لاز مطلب کیا ہو گئے، نیوز پیپرز میں، بکس میں، جو ڈراما سانگس، ان میں کوئی بھی یہ چیز نہ دکھائیں کہ فرانس میں ریولیوشن آیا تھا، فرانس میں لوگوں کو آزادی ملی تھی، پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا، وہ بالکل بھی اس کی ڈپکشن کوئی نہ کرے، اس کی عکاسی کوئی نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں بات نہ کریں. کیونکہ اگر یہ لوگوں تک پھر سے پہنچ جائے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئیڈیا آئے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور وہ پھر سے شروع ہو جائیں گے. تو یہ تھا کنزرویٹو جو ان کا نظریہ تھا. انہوں نے کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا. انہوں نے لاز ایسے بنائے کہ لوگوں کو وہ کرب کرنا چاہتے تھے، ان کو فریڈم آف اسپیچ ان کے پاس نہیں تھا. دیٹس وائی کہ ان کی جو انہوں نے ریسٹرکشن اس پہ بہت سارے لگائے. اب اس کے بعد جو ہمارا ہے نیکسٹ جو ٹاپک اس میں ہے دیٹ از، اب بھی آپ دیکھا اب کنزرویٹو لوگ کون تھے، کیسے بن گئے انہوں نے کیا کیا ٹریٹی آف ویانا کہاں پہ سائن، وٹ واز دا ریزن بہائنڈ اٹ، یہ کون کون سے کنٹریز ملے آپس میں، تو یہ آپ نے پورا دیکھا. اب جو ہمارا رہتا ہے دیٹ از ریولیوشنری. اب جو سیکنڈ پارٹ اس کا ہے ریولیوشنری کون سے تھے، اب ہم وہ دیکھیں گے ریولیوشنریز کون کون. جو ریولیوشنری جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب جو کنزرویٹو سسٹم جہاں وہاں پہ چلنے لگا، اب اس دوران ریولیوشنری جو یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے تھے تو ان کی وہاں اس سوچ کے لوگ وہاں پہ اب کھڑے ہونے لگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ڈکٹیٹرشپ آٹوکریٹک رول یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب میں نے آپ کو پچھلا جو لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تو اس میں نے بولا تھا لبرل نیشنلزم، نیشنل لبرلز میں نے آپ کو پڑھایا تھا. اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کون سے کلاس کے تھے، مڈل کلاس پیپل تھے جنہوں نے وہ فیکٹریز اسٹیبلش کی، بزنس اسٹیبلش، اس کے بعد انہوں نے بچوں کو پڑھایا، اور جب وہ ایجوکیٹڈ ہو گئے تو انہوں نے اس کے خلاف وہ اب آواز اٹھائی، وہ نہیں چاہتے تھے. لیکن جب یہ کنزرویٹو سسٹم پھر سے سٹارٹ ہو گیا، نیپولین ہار گیا، تو جو ہی یہ لوگ پھر سے پاور میں آ گئے، انہوں نے کیا کیا، ایرسٹوکریٹک پیپل، تو انہوں نے کیا، دا فیئر آف ریپریشن ڈرو مینی لبرل نیشنلسٹس انڈر گراؤنڈ. تو جو ہی یہ کیونکہ اب ان پہ سپریشن کرنے لگے، اب ان پہ زور زبردستی ان کو پکڑ دکڑ ہونے لگی وہاں پہ. کیوں؟ تاکہ ان پہ اب وہ ظلم کرتے رہیں. جو ہی یہ بات یہ کنزرویٹو سسٹم وہاں پہ شروع ہوا تو وہاں پہ ان لوگوں کو جو ان کے خلاف ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ ویسے لوگوں کو اب پکڑ کے لے جاتے تھے، جیلوں میں بند کرتے، ان پہ ظلم کیا کرتے تھے. لیکن اسی دوران کچھ ایسے لوگ تھے، وہ جو لبرلز تھے، ریولیوشنری پیپل تھے، انہوں نے کیا کیا،
उन्होंने सीक्रेट तौर से चोरी छुपे, अब उन्होंने क्या, सीक्रेट सोसाइटी स्प्रंग इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। उन्होंने छोटी छोटी सोसाइटीज बनाने लगे अपने लाइक माइंड्स, जो उनकी सोच थी, तो वो उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में वो बन गए। तो उन्होंने वो आवाज़ पूरे यूरोप में वो फैलाने की कोशिश, छोटी छोटी जो उनकी जो आइडियाज़ थे उन छोटे छोटे ग्रुप्स में अब वो तब्दील करने लगे। उनका वो किस पे उनका क्या था, तो वो क्या था उनका, द रेवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम मीन्ड ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कल फॉर्म्स। तो मोनार्कल फॉर्म जो बनी थी कहाँ पे, वियना में जो उनकी जो मीटिंग हुई थी उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। और चाहते क्या थे, लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी एंड फ्रीडम चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने सोसाइटीज़ अलग अलग से बनाई, छोटी छोटी सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई, पूरे यूरोप में ये फैल गई। और इसी दौरान एक रेवोल्यूशनरी था, उसका नाम था जोसेपे मुज़ैनी। जोसेपे मुज़ैनी एक रेवोल्यूशनरी था, इसने बहुत काम किया, दिस यूनिफिकेशन ऑफ इटली में उन्होंने बहुत काम किया। उसके जो आइडियाज़ थे, उसकी जो वो जो आइडिया रखता था, ताकि वो वहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा था। अगर हम उसकी बात करेंगे, वो इटलियन रेवोल्यूशनरी था। कब पैदा हुआ था, बॉर्न इन जिनेवा 1807 में वो पैदा हुआ था। 1807 में वो कहाँ पे, इटली रेवोल्यूशनरी था वो, बाय बर्थ ही वॉज इटालियन। तो ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। वो क्या, किसका मेंबर बन गए, सीक्रेट सोसाइटीज जो वहाँ पे बनी हुई थी उसी का वो मेंबर बन गया, क्योंकि उसने शुरुआत की वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाने की। उस को क्या हुआ, at 24 he was sent to exile in 1831 attempting a revolutionary in Liguria। उसको क्या किया था, जलाए वतन उसको किया था, मुल्क बदर जिसको बोलते हैं, एक्साइल उसे वो बोलते हैं। 24 साल की उम्र में, छोटा ही था, किसके खिलाफ, वो अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, लिगुरिया में जो हुकूमत चल रही थी उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, रेवोल्यूशन इनकलाब लाने की कोशिश की। तो उस सिलसिले में उसकी पादाश में उसको क्या किया, उसको मुल्क बदर किया गया। और वो भी किस उम्र में, 24 साल की उम्र, बड़ी छोटी सी उम्र में उसको ये बहुत बड़ा जहन था, उसने लोगों को इकट्ठा कर दिया। तो वो चाहता था कि वहाँ पे मैं ऐसे चाहता था कि वहाँ पे ये जो मोनार्कल सिस्टम था ये ख़त्म हो जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज उसने बनाई, वर फॉर्म बाय हिम, कौन, इटली, यंग इटली इन मार्सलिस और यंग यूरोप इन बर्नी। ये इटली और स्विट्ज़रलैंड में उसने बनाई, ये छोटे ये 2 उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बने। ये सोसाइटीज का मतलब क्या था, लाइक माइंडेड पीपल जो थे, इनको ये बात, इन तक ये बात पहुंचाती कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। दैट्स वो ये तभी ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। और ये लाइक माइंडेड पीपल अब ये बात अब फैलने लगी, अब पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स में, ये बाकी जगहों पे ये बात फैलती गई कि ऐसे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं किनके खिलाफ, इन ऑटोक्रेटिक पीपल के खिलाफ, जो कंजर्वेटिज्म सिस्टम उन्होंने फिर से स्टार्ट किया था उनके खिलाफ अभी आवाज़ उठा रहे हैं। तो फाइनली क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी कोशिश की ये जो आवाज़ इनके खिलाफ उठाने की, ताकि वहाँ पे फिर से नेशनलिज्म हो, फिर से नेशन स्टेट हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सिस्टम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा जो हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो
ٹاپک ہوگا ایج آف دا ایج آف ریولیوشنز 1830 ٹو 1848. تو اب ہم اس میں رومانٹک امیجنیشن، نیشنل فیلنگس، یہ کچھ ہم چیزیں پڑھیں گے اس میں نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. آپ کو اللہ خوش رکھیں اور مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.